आपकी पार्टी का एक नारा बहुत ट्रेंड रहा है इस बीच चुनाव जो हुए विधानसभा के कई राज्यों में हुए, बटेंगे तो कटेंगे। झगड़े में भी चलेगा। नोएडा की जनता को यही कहूँगा कि ये नारा नहीं हकीकत है, बटेंगे तो कटेंगे। जो पूर्व विधायक थे देसराज कंडवाल जी, वो आपके साथ दिखाई देते थे, फिर बीच में कुछ खटपट हुई। आज की स्थिति क्या है? क्या आपके साथ सियासी आपके बड़े भाई थे डॉक्टर गौरव चौधरी जी, इस बार उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को टिकट दिलवाया है, तो क्या फ़र्क है? 5 साल पहले हम झबरेड़ा आते थे तो कुछ अलग ही नज़ारा दिखता था, अब आते हैं तो लाइट जो आपने लगवाई हुई है, हर चीज़ यूनिक दिल में देखने को मिला है। जो पिछली बार दीपक सैनी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो आपके खेमे में वापस आ गए। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और आज हमारा पॉडकास्ट है चौधरी मानिंदर सिंह जी के साथ। आप चेयरमैन हैं आप निवर्तमान झबरेड़ा से। पार्टी ने एक बार सर फिर आप पर भरोसा जताया है, आपको टिकट दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जी। उन्होंने पुनः मुझे इस योग्य समझा और जी। ये जिम्मेदारी मुझको दी। जी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनकी दी हुई जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊं जी। और पुनः यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड स्थापित करूं। अच्छा, आपने 5 साल का कार्यकाल अपना देखा, क्या क्या आपने कार्य करे, थोड़ा जनता को बताएं। देखिए, जब मैं 5 साल पहले जी। इस पद पे आया था जी। तो मैं आपको कहूँ कि नगर पंचायत झबरेड़ा दिशाविहीन थी। ओके। मतलब अगर मैं बिल्कुल शुरू से शुरुआत करूं, ठीक है। तो सबसे पहले एक वर्क एटमॉस्फेयर जहां आदमी को काम करना होता है, या मैंने ये देखा कि ना तो कोई फाइलें थी बनी हुई, ठीक है। सब फटी हुई फाइलें थी उस टाइम पे, सारी बाइंडिंग कराई सबसे शुरू से। मैं बताऊँ लेमैन की रिकॉर्ड तरीके से, मेंटेन नहीं था। रिकॉर्ड मेंटेन कराई। जितने भी वाहन थे किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, ओके। सब नियम विरुद्ध था। ठीक है। मैंने वो सारी चीज़ें सुधारी। फिर वहाँ से अपना कार्यालय सीख करते हुए हम लोग शुरू हुए। जल निकासी से लेकर के जितनी भी मेजर प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उनको हमने सॉल्व करने का प्रयास इन 5 साल में किया। अच्छा, जब आपका कार्यकाल था तब बीच में कोरोना का भी मामला आया और आपने यहाँ ऐसी ऐसी स्प्रे मशीन मंगा दी जिससे रुड़की जैसी नगर निगम ने भी आपके थ्रू मंगवाई है। जो आपने यहाँ पर स्प्रे मशीन मंगवाई थी, वो आइडिया आपको कहाँ से आया था? देखिए, दिस टाइम एक बड़ा दुखद समय था वो हम लोग, जब कोरोना था उस काल में सब लोग परेशान थे जी। सब लोग दुखी थे, अपने घरों में बंद थे, बहुत प्रियजन अपने खोए जा रहे थे। उस टाइम एसओपीज जारी हो रही थी। उस एसओपीज में सैनिटाइजेशन जो है वो एक मेजर पार्ट था। ठीक है। अब मैंने उस टाइम पे ये देखा कि मेजरली लोग क्या कर रहे थे कि सैनिटाइज एक बड़े टैंकर में दवाई डाल के पाइप के थ्रू सैनिटाइज कर रहे थे। नॉर्मल स्प्रे हो रहा था। वो नॉर्मली वो वर्क नहीं कर पा रहा था उस तरह जी। जबकि हमारा सैनिटाइजेशन इस तरह होना चाहिए कि वो नीचे से लेकर के ऊपर तक कवर कर। जी। तो उसमें मैंने सर्च करते करते ये मशीन दिखाई दी। न्यू हॉलैंड से इसके पार्ट मंगाए गए और यहाँ पे असेंबल करवाई गई। ठीक है। और करा करके सबसे पहले वो झबरेड़ा में आई। जी जी जी। मतलब मैं कहता हूँ पूरे भारत में सबसे पहली मशीन, सबसे पहले पूरे भारत में। हाँ, बड़ी बात सर। तो एक झबरेड़ा आई थी और एक शायद हरियाणा में सुरजेवाला जी के यहाँ आई थी। 2 मशीनें आई थी। जी 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 जी। तो उसी तहत वो हमने शुरुआत करी और वो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट्स थे जी। और वो आज तक चल रही है। अभी वो क्या है, तब तो सैनिटाइजेशन में चल रही थी। हाँ जी। और अब वो जब जिस टाइम डेंगू या मलेरिया बढ़ता है उस टाइम वो मच्छरों की रोकथाम के लिए वही स्प्रे पे चलती है। आज भी यूज़ हो रही है। आज भी यूज़ हो रही है जी। अच्छा, एक चीज़ देखी गई थी, रुड़की के महापौर थे गौरव गोयल जी, उन्होंने मेरे स्टूडियो आए थे तो एक आपने अपना जो काम किया है उसका छपवाए थे मैगजीन टाइप। जी। ये आइडिया आपको कहाँ से आया था? देखिए, मुझको शुरू से ऐसा लगता था कि बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो हमको रखने चाहिए पब्लिक के साथ। ओके। कि क्या चीज़ पहले कैसे थी और बाद में कैसी हो गई। तो उसी के तहत मैंने 5 साल के सारे काम पहले भी मैं फोटोज कलेक्ट करता था करने से पहले और कराने के बाद भी उसके फोटोज खरीदता था। ठीक है।
तो मैंने 5 साल के सारे कामों के फोटो रखे और हर साल की एक उसकी मैगजीन पब्लिश करी, जो मैंने जनता को प्रोवाइड कराई कि भाई इस साल का रिपोर्ट कार्ड मेरा ये है, जी मैंने ये डिफिकल्टीज थी और इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया। जी। तो ये मैंने कार्य किया था। अच्छा, ये आइडिया आपको आया कहाँ से था? आपने कहीं पर देखा था या आपकी खुद की सोच थी? देखिए ये सोच मेरी भी थी और मेरे पिताजी की भी थी। ओके। कुछ मुझे उनसे मार्गदर्शन मिलता रहा, तो उन्होंने भी मुझे बताया भी इस तरह से हम लोगों को पब्लिश करना चाहिए। फिर उसमें पूरी टीम मेरी, मैं ये कहूँगा जी वो लोग लगे सब, मतलब ये सिंगल मैन शो नहीं था, उसमें पूरी टीम की जरूरत थी, हर एक टीम मेंबर का अपना योगदान था, सबने उसमें पब्लिश किया, सारा डाटा कलेक्ट करते थे। ठीक है। हम पर मंथ डाटा रखते थे अपना और कंपाइल करते रहते थे, वो एट द एंड हम लोग उसको पब्लिश करते थे। एक चीज़ और आपकी देखने को मिली, और सब जितनी भी नगर निगम में नगर पंचायत होती है, सीला नाला खाला होता है जिसमें आपने सफाई करवाने की शुरुआत की थी, उसमें भी जो मशीनें सफाई कर रही थी वो भी एक अलग ही लेवल की थी। देखिए आपको अगर याद होगा, क्योंकि आप भी उस टाइम आए थे, जी मैंने आपसे कहा था कि अगर ये खाला बिल्कुल साफ हो जाए तो ये यहाँ से लेकर रुड़की तक की जल समस्याओं को दूर कर देगा। बिल्कुल। लेकिन मैं साफ कर पाया अपना क्षेत्र, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे वो सारी मशीनें अंदर डाल करके उसको साफ किया था। जी और वो लगभग मैं आपसे बताऊं कि पिछले 30 साल से साफ नहीं हुआ था। जी, तो 30 साल से कोई चीज साफ नहीं होगी तो निकासी तो वहां पे होनी ही नहीं है। निरंतर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो 30 साल से साफ नहीं हुआ था सर? नहीं। तो वो मैंने उसको अपने कार्यकाल में साफ कराया। उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा, बहुत बड़ी बारिश अगले ही साल हुई और रुड़की में बहुत जल भराव हुआ, सारे कस्बों में लगभग जल भराव की समस्या आई। बिल्कुल, बाढ़ आ गई थी रुड़की में। हाँ। हाँ। और झबरेड़ा ही एक ऐसा कस्बा बचा था जहाँ पे एक बूंद पानी नहीं था, बिल्कुल जल भराव नहीं हुआ। बिल्कुल जल भराव नहीं हुआ था। बड़ा विजन था। तो वो सब इसीलिए ही हो पाया क्योंकि हमने टाइम से लेकर के अपने रिसोर्सेज को ठीक किया था। जी। उसके बाद उसी से ही हमने कनेक्टेड एक 1.5-2 किलोमीटर लंबा नाला बनाया था। ओके। और झबरेड़ा का सारा जल हमने वहां पहुंचाने की जी उसमें नाले से जोड़ दिया था, मेन ड्रेन बना दिया जी। उसको। तो उससे हमने झबरेड़ा को सारा ही, मतलब मैं कहूँ कि जल भराव से तो निजात ही मिल गया था तुरंत। अच्छा, 5 साल पहले हम झबरेड़ा आते थे तो कुछ अलग ही नज़ारा दिखता था, अब आते हैं तो लाइट जो आपने लगवाई हुई है, हर चीज़ यूनिक। देखिए झबरेड़ा का जो डेवलपमेंट किया है जी 5 साल में, जी 5 साल भी नहीं, मैं आपको कहूँगा 3 साल में। हाँ, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में चले हाँ गए। बिल्कुल। 3 साल में वो कोई भी चीज ऐसी मैंने नहीं करनी चाहिए कि हाँ बस ये किसी ने कह दिया और ये चीज यहाँ नहीं, सब चीज प्लान वे में की है। आर्किटेक्ट अपॉइंटेड थे, ठीक है। संजय पॉल जी, वो ऑन पैनल आर्किटेक्ट थे मेरे साथ जी। और उनकी विजन भी बहुत जबरदस्त था जी। उन्होंने हम लोग तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स सारी लिखवा के आते थे और वो उसका सॉल्यूशन भी देते थे। और उसी के तहत हम लोगों ने, जैसे आप देखोगे सहारनपुर जो रोड जा रही है, हाँ जी। अमर जवान चौक जिसे कहते जी 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 वो उसकी लोकेशन इतनी खराब थी कि वहां पे जाम ही रहता था 24 घंटे। जी, क्योंकि वो उसकी डिसलोकेटेड आई कैन से, ओके। कि वो लोकेशन पे था ही नहीं अपने। फिर हमने पीडब्ल्यूडी के साथ और सबके साथ बैठ के मीटिंगें करी और पहले उसको अपनी सही जगह पे हम लेके आए, ठीक है। ताकि ट्रक्स वगैरह घूम सके। जी। तो आज वहां पे कोई जाम नहीं है और वो एक भव्य चौक बन चुका है। जाम बिल्कुल नहीं है झबरेड़ा में? बिल्कुल उस चौराहे पे नहीं है, मैं कहूँगा। ठीक देखिए है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है और हैवी ट्रैफिक आता है, गन्ने, क्योंकि देहात से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। गन्ने की ट्रॉली जाती है, उसकी एक गति धीमी होती है या बुकी जाती है। जी। तो जब तक वो बुकी रहेगी सड़क पे तब तक तो उसके पीछे जो चीज चल रही है वो धीरे धीरे चलेगी ही। जी जी। लेकिन अन्यथा कोई जाम नहीं है। अच्छा, इस बार चुनाव के लिए कितने तैयार हैं आप? देखिए मैं पूर्णतः तैयार हूँ इस चुनाव के लिए। एक बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला है, जो पिछली बार दीपक सैनी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो आपके खेमे में वापस आ गए। जी देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब झबरेड़ा में दीपक भाई ने भी ये सिचुएशन देखी जी कि झबरेड़ा अगर हम दोनों लड़े तो बर्बादगी की कगार पे जा रहा है। एक धर्म विशेष इस टाइम इस तरीके से झबरेड़े को घेरने की कोशिश कर रहा है जी कि उन्होंने चारों तरफ झबरेड़ा के अपनी कॉलोनियाँ बना ली हैं। ओके। और उनका केवल एक मोटिव है कि एक शर्त पे हम वोट देंगे कांग्रेस वाले को, कांग्रेस वाले इस कॉलोनियों को अंदर ले लें। अच्छा। अब कांग्रेस उस
शर्त को मानने के लिए तैयार है कि किसी भी हालत में जीतना है, आपकी चाहे कॉलोनी ली जाए, चाहे झबरेड़ा का पूरा डेमोग्राफी चेंज किए जाए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, मैं तो आपके सामने आरोप नहीं, मैं तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूंगा। मेरे से पहले जो बोर्ड था उन्होंने, उसमें भी जो लोग थे उन्होंने भी एक एरिया इसी तरह ही इसी शर्त के तहत बढ़ाया था इसमें। ठीक है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि एरिया वो बढ़ना चाहिए जो सबसे पुराना हो और बाहर हो, पहला अधिकार उनका है जी। ऐसे एरिया को छोड़ करके जो न्यू डेवलप्ड एरिया आ रहे हैं, जिनमें विशेषकर कांग्रेस ये देखती है कि उनकी पार्टी की वोट्स हैं, वो उनको नगर में घुसाने का काम करती है। पहले भी किया, नूर बस्ती इसी तहत घुसाई गई। ओके। जबकि नूर बस्ती का झबरेड़ा में घुसने का कोई औचित्य नहीं था। तो अब इस तरह की उन्होंने जब देखी बात, तो दीपक भाई ने मेरे से कहा कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और झबरेड़ा के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। झबरेड़ा की अस्मिता बचानी है, हमारी संस्कृति बचानी है, और हम लोगों को साथ आना है। अच्छा, कितना लाभ आपको मिलेगा दीपक भाई के आने से? देखिए, दीपक भाई एक मजबूत साथी हैं और वो एक ईमानदार साथी हैं, और वो उनका एक इतिहास रहा है, वो जहाँ रहते हैं बड़े मजबूती और ईमानदारी के साथ रहते हैं। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है, मुझे बहुत इसमें। अच्छा, पिछली बार प्रत्याशी आपके बड़े भाई थे डॉक्टर गौरव चौधरी जी, इस बार उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को टिकट दिलवाया है जी, तो क्या फ़र्क है इसमें? देखिए, मैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है, आधा अंग है जी, और ये उनका पारिवारिक निर्णय है कि वो लड़े या उनकी पत्नी लड़े। अब इसमें तो वही कुछ फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन के रिजल्ट्स पर? नहीं, इसमें तो ऐसा मुझे लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। अच्छा, पिछले चुनाव में जो पूर्व विधायक थे देसराज कंडवाल जी, वो आपके साथ दिखाई देते थे, फिर बीच में कुछ खटपट हुई, आज की स्थिति क्या है, क्या आपके साथ हैं वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हमारे में नहीं है। आज भी देसराज जी का मेरे पास फ़ोन आता है, वो मेरे से लगभग हर दूसरे दिन रिपोर्ट लेते हैं, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि वो थोड़ा शायद भगवानपुर में व्यस्त हैं। आएंगे वो बीच में दोबारा, चुनाव में दिखाई देंगे आपके प्रचार करते हुए, बिल्कुल उम्मीद करें। हाँ, नहीं बिल्कुल। अच्छा, क्या मामला हुआ था, तो बीच में मतभेद हो गए थे, कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। देखिए, जब कोई चीज़ें चलती हैं, राजनीति है, रोज नया मोड़ लेती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, वो सॉल्व होती रहती हैं, तो ये तो ऑनगोइंग पार्ट है राजनीति का। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई पर्सनल मैटर नहीं था मेरा। वो कोई मैटर नहीं था। अच्छा, वो काम जो आप अभी नहीं करा पाए इन 5 सालों में और आगे कराना चाहते हैं, वो कौन से काम है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ। पिछले बोर्ड ने एक प्रस्ताव भेज रखा है कि जो हमारे पर्यावरण मित्र अभी परमानेंट नहीं है। ठीक है। ऐसा पिछले बोर्ड जब चल रहा था तो सारे पर्यावरण मित्र एकत्र होकर हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा सर हमको परमानेंट किया जाए जी। तो बोर्ड ने एक प्रस्ताव बना करके वो शासन में भेजा था जी। उसको परस्यू निरंतर हम लोग कर रहे थे। तो अभी मुख्यमंत्री जी से इस दौरान मेरी बात भी हुई जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अब की बार इनको परमानेंट करने का कार्य सरकार करेगी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया पर्यावरण में। ठीक है। उनको ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हम लोग मानते हैं, और मतलब वो है भी, वो है तो हम हैं जी। मैं तो आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा। ठीक है। अगर वो नहीं है तो हम लोग भी नहीं जिंदा बच पाएंगे। अच्छा। क्योंकि जितना भी हम लोग जिसे कहते हैं ना, कचरे वाले तो हम हैं, कूड़े वाले तो हम लोग कूड़ा फैलाते हैं। अच्छा। वो तो कूड़ा साफ करने वाले लोग। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पहले इनकी समस्याएं देखी। ठीक है। इनको 7,000 रुपये जो है पर मंथ जो है इनको वेजेस तय थी। ठीक है। धामी जी ने जी एक फैसला लिया, सबसे पहले 7 को सीधा 15 पे पहुंचाया। ओके। ये 7,000 में कुछ नहीं भी, 15,000 रुपये इनकी सैलरी होनी, सीधे 8,000 की बढ़ोतरी, सीधे 8,000 की बहुत बढ़ोतरी केवल धामी सरकार में ही पॉसिबल थी। धामी जी ने बैठते ही सबसे पहले निर्णय लिया। अब उन्होंने कहा भाई अब मैं समझ सकता हूँ इनकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ये 15,000 से भी सॉल्व नहीं होगी जी। तो अब इनको परमानेंट करने की फाइल वहाँ पे शासन में है। अब मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार जब बन जाएगी तो मेरे सबसे पहले मेरे पर्यावरण मित्र जो है, सबसे पहला आपका काम यही होगा। काम यही होगा। और कोई काम? और जो काम हमारे बोर्ड के छूटे हैं, अभी बहुत सारे प्रस्ताव हैं जी। जैसे हम यहाँ पे वार्ड नंबर 4 बाग है, बाग में
अभी न्यू डेवलपिंग एरिया है, वो डेवलप हो रहा है, अभी प्लॉट्स काफ़ी पड़े हैं जिनमें मकान बनेंगे। उनका एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लान जो है वो हमारे एजेंडे में था और हमारे नक्शे में भी उसका बन चुका है वो जी। तो वो प्रॉपर ड्रेनेज प्लान जो है वो उस एरिया को पर्टिकुलर को चाहिए, क्योंकि इधर का जो एरिया है रोड से इधर का वो तो नाले से कवर हो गया, ठीक है। और वो क्योंकि वो पहले का बना हुआ है तो उसमें ड्रेनेज है जी। लेकिन अभी वो न्यू डेवलपिंग एरिया है तो वहाँ थोड़ा ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, उसको दूर करने का ठीक है एजेंडा है। अच्छा, आपकी पार्टी का एक नारा बहुत ट्रेंड रहा है, इस बीच चुनाव जो हुए विधानसभा के कई राज्यों में हुए, बटेंगे तो कटेंगे, झबरेड़ा में भी चलेगा? देखिए ये कोई नारा नहीं है, ये आज की सच्चाई है जी। प्रत्येक सनातनी को एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर मैं ये कह दूं कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ना तो विकास पे वोट दे रहे हैं, ना उनको किसी लाभ से मतलब है, उनको मतलब केवल ये है कि केवल धर्म के आधार पे वो लोग वोट देने का कार्य आज की तारीख में कर रहे हैं जी। उनका एजेंडा ना तो विकास उनके एजेंडे में है, ना उनके एजेंडे में किसी प्रकार का मतलब कुछ भी आप करें वो उनके एजेंडे से ही बाहर है जी। उनका एजेंडा है गजबाए हिंद का। ओके। तो जो इस एजेंडे पे अगर वो लोग चल रहे हैं तो हम लोगों को वो समझ करके हमको उस चीज को समझना पड़ेगा और हमें अपने सनातन को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करना पड़ेगा। और स्टार सब लोग प्रचारक हम योगी जी को एक हैं। बुलाएंगे आप? देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है, पार्टी जिसे भेजेगी वो आएंगे स्टार। जी। बातें करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा झबरेड़ा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से झबरेड़ा की जनता को यही कहूँगा कि ये नारा नहीं हकीकत है, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये थे हमारे साथ चौधरी मानविंदर सिंह जी। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।